Hi everyone, welcome back to guys in my channel Chemistry Chat. So guys, this is the part number 12th of our chapter number 3rd, Atoms and Molecules. So in this part we will discuss some NCERT questions. So question number first, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate react with 6 gram of acetic acid. Acetic acid बोल लो आप या फिर एथेनोइक एसिड बोल लो, ठीक है, नेम उसका एक ही है, ठीक है. नेक्स्ट इज products were 2.2 gram of CO2 and 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate is formed. Show these observation represent the law of conservation of mass. So देखो इन्होंने हमको ये बोला है कि 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट जो है वो 6 ग्राम के इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. तो जब रिएक्ट करता है तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, 2.2 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 0.9 ग्राम का वाटर मिलता है एंड 8.2 ग्राम का सोडियम इथेनोएट मिलता है. सो हमको सिंपली ये यहाँ पर शो करना है कि ये जो है पूरा डेटा ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. एंड गाइज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमारा फर्स्ट लॉ है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं जिसमें ये लॉ वगैरह हैं वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वॉच इट, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो हमको सिंपली ये प्रूव करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लॉ को प्रूव कर रही है, फर्स्ट लॉ को प्रूव कर रही है. तो हम सिंपल रिएक्शन नोट कर लेते हैं. देन अब हमको पता है कि इससे क्या होगा, मास जो होता है इज़ नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये था इस लॉ में. एंड जो रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट के मास के. तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा. सो जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं हम उनको एड अप कर देते हैं. 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट दे रखा है और वो रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ 6 ग्राम के, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. और प्रोडक्ट में हमें जो भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और सोडियम इथेनोएट मिल रहा है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे. ऐड करने पे हमको मिल जाएगा 11.3 ग्राम. आप देख रहे हो ना, LHS और RHS दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए. सो इक्वल होगा, दैट मीन्स इट प्रूव्स द फर्स्ट लॉ, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form the water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं 1:8 के और वाटर को बना रहे हैं. तो अब हमको क्या पता करना है, हमको ऑक्सीजन जो गैस है उसका मास बताना है कि कितना उसका मास होगा जब वो 3 ग्राम के हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है. So as we know, what is second law? Second law is the law of definite proportion or we can say law of the constant proportion. So उस law में simply ये बोला गया था कि composition जो होता है किसी भी compound का वो क्या रहता है, fixed रहता है. आप किसी भी source से किसी भी compound को ले आओ तो उसके जो element होंगे उनका जो proportion रहेगा वो fixed रहेगा, ठीक है. तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि 1 ग्राम की हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है तो कितने ग्राम की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है, 8 ग्राम की. एंड हमको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि 3 ग्राम की हाइड्रोजन गैस कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी. जब 1 ग्राम की हाइड्रोजन गैस 8 ग्राम के साथ कंबाइन कर रही है तो 3 ग्राम की कितने के साथ करेगी, तो सिंपली 8 मल्टीप्लाई बाय 3, देन वी गेट 24 ग्राम, ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. अब देखो हमने एटॉमिक मास यूनिट को पढ़ा भी था तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है. AMU जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में. सो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU इज अ मास यूनिट. क्या होती है, मास यूनिट होती है. एंड इट इज इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है. तो ये किसके इक्वल होगा, 1/12 पार्ट के 1 कार्बन आटम जो है हमारा C12 उसके मास के इक्वल होगा, ठीक है. और ये जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास में हमारे क्या होते हैं, मॉनिटर होता है. मॉनिटर जो होता है वो पूरे क्लास को कंट्रोल करता है. सो वैसे ही जो है इसको स्टैंडर्ड माना गया है. इसके रेस्पेक्ट में दूसरे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करा जाता है, ठीक है. So now question number 4, why it is not possible to see an atom with the naked eye. आप अपनी जो है नंगी आँखों से किसी भी एटम को क्यों नहीं देख पाते. देखो सिंपल सी बात है, जब हम उनको इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है. दैट मीन्स उनकी जो रेडियस होती है एटम की वो नैनोमीटर में देखी जाती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 10 से 1 नैनोमीटर के बीच में होती है.
एंड 1 नैनोमीटर हमारा होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा छोटा उसका साइज़ होता है। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से उनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दी H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3- आयन। हमको ये बताना है कि कितने नंबर हैं यहाँ पर एटम्स के इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में और इस पर्टिकुलर आयन में। तो देखो हम क्या करते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन पता कर लेते हैं। H2S जो है वो किससे बना है वो पता करते हैं। तो H2S का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर हैं और 1 एटम किसका है, सल्फर का है। तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए। ठीक है। सो नाउ PO4 3- में हम देख पा रहे हैं आराम से कि 1 एटम फॉस्फोरस का है एंड 4 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। सो टोटल एटम कितने हो गए, 5 हो गए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मासेस। हमको इनके मॉलिकुलर मासेस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है क्लोरीन, देन हमारा जो है C2H6। C2H6 का मतलब है ये होता है हमारा ईथेन, देन NH3 मतलब अमोनिया एंड फोर्थ वाला जो है वो है हमारा इथीन। तो हमको इनके मॉलिकुलर मासेस फाइंड आउट करने हैं। तो हम देख लेते हैं कि Cl2 जो है वो कितने एटम से बना है, वो 2 क्लोरीन एटम से बना है। तो एक क्लोरीन एटम का हमें मास पता है कितना होता है, 35.5। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमको मिल जाएगा आंसर हमारा। ठीक है। देन C2H6 जो है वो हमारा किससे बना हुआ है, C2 का मतलब हो गया 2 एटम कार्बन के हैं यहाँ पर, प्लस 6 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो एटॉमिक मास हमें एक कार्बन एटम का पता है कितना होता है, 12 होता है। तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो उसकी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30U। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अमोनिया हमें इसमें बताना है। सो थर्ड पार्ट में अमोनिया का बताना है। तो एक सिंगल नाइट्रोजन एटम है यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, तो 14 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 17U। सो नाउ लास्ट पार्ट दैट इज इथीन। तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं। C2 का मतलब हो गया 2 एटम है कार्बन के, H4 का मतलब हो गया 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो एक एटम का मास हमें पता है कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमको 2 का मास पता चल जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका मास होता है 1, 4 एटम है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, देन ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 28U। ठीक है। Now question number 7 and last question of this part. So if 1 mole of carbon atom weigh 12 gram, what is the mass of 1 atom of carbon in gram? अगर 1 मोल जो है कार्बन एटम का उसका वेट कितना है, 12 ग्राम है। तो हमको जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कार्बन का जो एक एटम है उसका मास कितना होगा ग्राम में, हमें वो बताना है। तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओ कि 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया, Na एटम्स हो गए। ठीक है। Na एटम बोल लो, आप N0 एटम्स बोल लो। ठीक है। तो Na का मतलब क्या हो गया, एवोगैड्रोस नंबर। सो मोलर मास इन्होंने दे रखा है हमें 12 ग्राम। ठीक है। तो जब 1 मोल कार्बन एटम Na के बराबर हो गया तो Na कार्बन एटम का वेट किसके बराबर हो जाएगा, 12 ग्राम के। हमको एक एटम जो है कार्बन का उसका वेट निकालना है। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देन 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। Right. So guys, this part is our over and please watch the previous videos. Guys, please like, share and subscribe my channel and also tap the bell icon so that you can get the notification.